हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम वेब पेज और गूगल क्लासरूम के द्वारा ये सभी वीडियोज़ और असाइनमेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी उनका फॉलो करें। वेब पेज के माध्यम से आप टेस्ट भी दे सकते हैं और उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। आज तक हमने जो वीडियोस आपको सेंड किए हैं उनको भी आप देख सकते हैं, असाइनमेंट भी वहां से कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको भी वहां से आप क्लियर करवा सकते हैं। तो दे आर वेरी यूज़फुल टू अस यानी वेब पेज और गूगल क्लासरूम। तो गूगल क्लासरूम और वेब पेज का आप फॉलो करें। और आज मैं स्टैंडर्ड 6th 7th 8th के सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे हमारी व्याकरण पुस्तक संबोध से दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है वर्ण विचार। आप वर्णों के बारे में पूर्व में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर ही मोस्ट ऑफ होता है। सभी जो चैप्टर सभी जो टेक्स्ट बुक हैं उसमें दूसरा चैप्टर पहला भाषा, लिपि और व्याकरण का होता है और दूसरा वर्ण विचार का होता है। तो वर्ण विचार आप पहले पढ़ चुके हैं। वर्णों के बारे में हम पहले से अवगत हैं। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम आज सीखेंगे वर्णों के बारे में, वर्णमाला के बारे में, स्वर के बारे में, स्वरों के भेद के बारे में, व्यंजन के बारे में, व्यंजनों के भेदों के बारे में, अयोगवाह के भेद, अनुस्वार और अनुनासिक और व्यंजनों के उच्चारण स्थान आदि के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप ध्यान से समझेंगे। तो वर्ण क्या है? ध्वनि का सामान्य अर्थ आवाज़ होता है, जैसे पंखा चलने की ध्वनि, पक्षियों के चहचहाने की ध्वनि, साइकिल की घंटी बजने की ध्वनि, ये सभी ध्वनि हैं। और व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण। जैसे हमारे यहाँ गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे हमने एक वाक्य लिया, हमारे यहाँ गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमने दो शब्द यहाँ से लिए, गणेश और उत्सव। आप स्क्रीन पर देखें, गणेश और उत्सव। अब गणेश का हमने यहाँ विभाजन किया, यानी वर्ण विच्छेद किया। तो ग प्लस अ प्लस ण प्लस ए प्लस श प्लस अ। अब इतने टुकड़े इस शब्द को इतने वर्णों में विभाजित कर दिया गया। उत्सव में उ प्लस त प्लस श प्लस अ प्लस व प्लस अ। अब यहाँ देखने, अब इससे अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। जितने हो सकते थे, जितने खंड हो सकते थे उस शब्द के उतने खंड हो चुके। अब इससे आगे इनके खंड नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह उसे वर्ण कहते हैं। यानी और दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा बोलो तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और दूसरे शब्दों में समझें, शब्द का सबसे छोटा खंड, शब्द का सबसे छोटा खंड जिसके और खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अ प्लस क्षर, अर्थात जो नष्ट न हो सके, अर्थात वह ध्वनि जो कभी नष्ट नहीं हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जैसे अ, आ, ई स्वर हैं, क, ख, ग, च, ट, त, प, जो हमारे क्ष, त्र, ग, ये सभी हमारे व्यंजन हैं।
कुछ आगत ध्वनियाँ हैं आ, ज और फ। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब वर्ण के भेद, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम स्वरों के भेद के बारे में जानते हैं। स्वर क्या है? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख में बिना रुके बाहर निकलती है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। और भी जिन वर्णों के उच्चारण में किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर के भेद पढ़ते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के भेद हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। जैसे कमल, तो क, म, ल सभी में अ स्वर है उसमें। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है, उसके आगे हिंदी की गिनती का 3 का अंक लिख दिया जाता है। जैसे ओ, भैया, काका इनमें है। अब इन स्वरों की मात्राएं किस प्रकार लगती हैं? अ की मात्रा तो नहीं होती है, और आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, ऊ, और ऊ की मात्रा है, री की है, ए, ऐ, ओ, औ। आपको ये स्क्रीन पर दिख रहे होंगे किस तरह से स्वरों की मात्राएं लगती हैं। ह्रस्व ई की कैसे होगी, दीर्घ ई की कैसे होगी, और ऊ, री, ए, ऐ उनकी मात्रा कैसे लगती हैं। तो यहाँ पे ये स्वरों की मात्राएं दी हुई हैं। इस तरह से हम स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। जैसे क प्लस अ, क कमल बना। क प्लस आ तो का, काला, कपड़ा। क प्लस ई इजुकल टू की, किताब। क प्लस बड़ी ई तो की, कील, कीट। क प्लस उ, कु, कुदाल। क प्लस उ इजुकल टू कु, कूप, कूल। क प्लस री इजुकल टू क्री, कृष्ण, कृपा। क प्लस ए के, केला, केशव। के प्लस ऐ, कई, कैलाश। क प्लस ओ, को, कोयल। क प्लस औ, कौ, कौआ। तो इस तरह से हम ये स्वरों की जो मात्रा हैं वो इस प्रकार लगती हैं। अब इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूलतः 33 व्यंजन होते हैं, और व्यंजनों के भेद हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन व्यंजनों के
उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी भाग से रगड़ खा करके टकरा करके आती है उन्हें हम स्पर्श कहते हैं। स्पर्श में छू करके आती है, यानी कि इसलिए उन व्यंजनों को स्पर्श कहते हैं। क से लेकर के म तक के जो व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन है उनको 5 भागों में बांटा गया, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। स्पर्श व्यंजन है क से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क च ट त प बोल देते हैं इनको। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो वायु है हमारे मुख के किसी न किसी भाग से टकरा कर निकलती है। उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, बीच का, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और दूसरे इसलिए कि इनके उच्चारण में जो वायु का जो दबाव है वो अंदर की ओर जाता है। तो 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल, व। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में टकराकर ऊष्म यानी कि गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात हमारे 4 जो ऊष्म व्यंजन हैं उनका उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर गर्म हो जाती है। तो श, श, स और ह, ये हमारे 4 ऊष्म व्यंजन हैं। उसके बाद उच्चारण अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है कि कौन सा जो व्यंजन है कहाँ से उच्चारण उसका होता है, तभी वो सही माना जाता है। जब हम अगर उसका उच्चारण गलत करते हैं, अगर कंठ से होने वाले जो व्यंजन हैं क, ख, ग, घ, ण और ह भी इसके साथ ही आता है। तालव्य यानी कठोर तालु से होते हैं च, छ, ज, झ, य और श, वो भी तालव्य हैं। मूर्धन्य कठोर तालु के जो आगे का भाग होता है ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ और श, ये हमारे मूर्धन्य से इनका उच्चारण होता है। दंत्य दांतों से जिनका होता है त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण दांतों से होता है। वर्षय यानी दांतों के मूल भाग से जिनका उच्चारण होता है स, ज, र, ल। ओष्ठ जिनका होठों से उच्चारण होता है प, फ, ब, भ, म। दांत और ओष्ठ से होता है व और फ का, और स्वर तंत्रिका से ह का उच्चारण होता है। तो ये था हमारा वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर, यानी कि उच्चारण हमारे किन किन अंगों से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है, किस व्यंजन का उच्चारण किस अंग से होता है। उसके बाद आता है अयोगवाह और अयोगवाह के भेद। अयोगवाह का अर्थ है अ के योग से जो अर्थ वहन करे। अयोगवाह अ के योग से जो अर्थ वहन करे, अर्थात किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बन जाए। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह हैं। जैसे इसमें अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाह बोलते हैं, क्योंकि उनका जो प्रयोग है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वे किसी स्वर या व्यंजन के साथ ही जुड़कर उनका प्रयोग होता है। तो यहाँ जैसे अंगार में अनुस्वार लगा हुआ है, प्रातः में विसर्ग लगा हुआ है, अंधेरा में अनुनासिक लगा हुआ है। अयोगवाह स्वर तथा व्यंजन के साथ लगते हैं, उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। अयोगवाह के भेद हैं अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार एक बिंदु के रूप में लगता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है हंस, अंश, कंस आदि। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है, क्योंकि ये हमेशा स्वर के बाद में ही आता है। और उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, प्रातः, नमः, अंतः, अंतःकरण। तो ये विसर्ग है जिसमें से ह की ध्वनि निकलती है, ह की तरह प्रयोग होता है। उसके बाद है अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु जिसे हम कहते हैं।
आँख, गाँव, सांप आदि। अनुनासिक का अर्थ है नाक से पीछे से आने वाली ध्वनि माँ, यानी अर्थात अनुनासिक का जो उच्चारण है वो नाक और मुंह दोनों से होता है, जबकि अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है। इसलिए उसको, और अनुस्वार जो होता है वो वर्ण के पंचम स्थान पे होता है, इसलिए उसे व्यंजन कहते हैं। जबकि अनुनासिक होता है वो स्वर के साथ चलता है, इसलिए वो स्वर होता है। जब शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने के लिए जगह नहीं रही थी, तो चंद्र बिंदु को यानी कि उसको हम अनुस्वार के रूप में ही लगाते हैं। जैसे यहाँ पे चांद, गांव, ये सभी अनुनासिक के रूप में हैं। लेकिन यहाँ नीचे देखेंगे, जब शिरोरेखा पर मात्रा लगी होती है तो चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे हैं, में, कहीं आदि। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है? अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में भिन्नता होती है, अलग अलग होता है, उनमें अंतर होता है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण के समय वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे हंस यहाँ अनुस्वार है और हंसना यहाँ अनुनासिक है। हंस, अंश, कंस आदि का उच्चारण करते समय वायु नाक से निकल रही है, जबकि आँख, पाँव, हंसना आदि का उच्चारण करते समय वायु नाक तथा मुख दोनों से निकल रही है। ये अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर है, यानी कि अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और अनुनासिक का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। अब पढ़ते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब दो व्यंजन के मिलने पर एक नया व्यंजन जो बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे क प्लस श क्ष, त प्लस र त्र, ज प्लस य ज्ञ और श प्लस र स्र। 4 हमारे ये संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 4 हमारे ये संयुक्त व्यंजन हैं। उसके बाद आता है द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं? एक ही प्रकार के स्वर रहित व स्वर सहित, यानी पहला जो व्यंजन होगा वो स्वर से रहित होगा और दूसरा व्यंजन होगा वो स्वर से सहित होगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक ही प्रकार के स्वर रहित व स्वर युक्त व्यंजन जब एक साथ उच्चारित किए जाएं या बोले जाएं तब उन्हें हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे न प्लस न, पहला जो न है वो स्वर से रहित है, दूसरा न के जो वो स्वर के सहित है, तो न बना जैसे गन्ना, पन्ना, तो ये उसके उदाहरण बन जाएंगे। त प्लस त, तो यहाँ ता की मात्रा दी है, पत्ता, गत्ता, तो ये यहाँ से इस तरह से द्वितीय व्यंजन के उदाहरण हैं। ल प्लस ल, यानी 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं। क प्लस क, च प्लस च, बच्चा, छक्का, और ये सब यहाँ पे हैं। उसके बाद आता है र के रूप हैं। र का प्रयोग किस तरह से होता है? जब स्वर रहित जब र में स्वर नहीं हो, उसके नीचे हलंत लगा हुआ हो, हलंत यानी कि एक तिरछी रेखा, छोटी सी एक तिरछी रेखा लगी हो, तो वो स्वर से रहित हो जाता है। तो जब स्वर रहित र के बाद स्वर सहित व्यंजन हो, तो जैसे र प्लस ब वह आपको दिखाई दे रहा हो, जब स्वर रहित र के बाद स्वर सहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है। जैसे र प्लस व, तो पर्व, गर्व, यहाँ र प्लस क, तर्क, तो र प्लस र के नीचे तिरछी रेखा लगी हुई है, उसके बाद जो व्यंजन है वो स्वर के सहित है, अर्थात र जो है वो रेफ के ऊपर में लगेगा, रेफ ऊपर कहते हैं। दूसरा र का प्रयोग जो नीचे लगता है। अब क्या है? र स्वर के सहित होगा, तो स्वर सहित र का संयोग जब उससे पूर्व आए किसी स्वर सहित व्यंजन से होता है तो र
पदेन के रूप में यानी तिरछी रेखा के रूप में नीचे लगता है, उस व्यंजन से जुड़ जाता है। जैसे ग प्लस र, यहाँ ग हलंत होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। ग प्लस र यहाँ स्वर के सहित है, तो ग्रह, ग्राम यहाँ से। तो प प्लस र, अब प यहाँ तिरछी रेखा हलंत है, वहाँ प में स्वर नहीं है, लेकिन र के अंदर स्वर है, इसलिए र स्वर सहित है, इसलिए प प्लस र प्र, प्रेम, प्रकाश, प्रमोद, ऐसे हमारे शब्द इनसे बन जाएंगे। म प्लस र, म्र, आम्र, नम्र, विनम्र, वो शब्द हमारे यहाँ से बन जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य, जब र स्वर से रहित होगा तो रेफ के रूप में लगेगा, और जब र स्वर सहित होगा तो नीचे में पदेन के रूप में लगेगा। नीचे के ट, ठ, ड, ढ के बाद स्वर सहित र जुड़ने पर र पदेन के रूप में दो तिरछी रेखाओं के रूप में भी लगता है। जैसे ट प्लस र, ट्र, नीचे लगेगा, क्योंकि ये जो हमारे व्यंजन हैं ट, ठ, ड, ढ, इनमें खड़ी पाई नहीं होती। खड़ी पाई यानी कि इनमें कोई भी रेखा नहीं होती जिसमें अगर वो पदेन के रूप में लगे, यानी कि वो फिर वो दो पदेन जो रेखाएं होती हैं उसके रूप में ही लगता है। ट प्लस दो रेखाओं के जैसे सोचिए, ट प्लस र, ट्र, ट्रेन, ट्रक, ड प्लस र, ड्र, ड्रम। तो इस तरह से वो नीचे इस रूप में भी लगता है। तो र के हैं वो तीन तरह के रूप हैं, तीन तरह से लगता है। एक बार रूप लगता है, रेफ के रूप में रेफ के स्वरूप में लगता है, और दूसरा पदेन के रूप में लगता है। जिनके अंदर खड़ी पाई होती है उनमें वो तिरछी रेखा के रूप में लगता है, और जिन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं होती है उसमें वो पदेन के दो तिरछी रेखाओं के रूप में लगता है। तो ये था हमारा वर्ण विचार। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये हमारी 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा की द्वितीय भाषा, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज के लिए आपको सहयोग करेगा। आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।